ये लीजिए आपकी चाय। कहाँ गुम है? सुबह से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। अरे परेशानी की कोई बात नहीं, बस वो सुबह एक ख्वाब देखा था। अरे बेल बजी है, आप तो ऐसे डर गए जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। जुलेखा, जुलेखा देखो कौन आया है। बाजी मैं शायदा, वो आपकी किराएदार है ना लंदन वाली, उनके यहाँ काम करती हूँ। मैं कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ मगर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। पता नहीं क्या हो गया, कब से कॉलें भी कर रही हूँ मगर कॉल भी नहीं लग रही है। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं? सो रही होंगी मैडम। बाजी मैं 1 माह से उनके घर काम कर रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो तो बहुत जल्दी उठ जाती हैं, मगर आज पहली बार ऐसा हुआ है। प्लीज़ चल के देखें ना आप। तुम भी ना। गोली चली थी, सुबह मैंने खुद आवाज़ सुनी थी। गोली की आवाज़? मगर मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ तो हुआ है कुछ। मैं चाबी लेकर जाता हूँ, मैं देखता हूँ, तुम यहीं रुको। जी क्या बात है नासिर भाई, इतनी सुबह सुबह खैरियत? वो अस्मा दरवाज़ा नहीं खोल रही। सुबह मैंने फायर की आवाज़ सुनी, कोई हादसा ना हो गया हो। मैं चाबी लेकर आया हूँ, आए दरवाज़ा खोल के देखते हैं। चले चले चले। खोले खोले दरवाजा खोले। नाज़रीन, हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। लंदन से कराची आने वाली अस्मा मौसम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अस्मा कराची शहर के एक इलाके में किराए पर मुकीम थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हमला आवर ने सुबह 9 बजे घर में घुसकर फायरिंग की। मकतूला का मोबाइल गायब है। पुलिस इसे जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे रही है। अस्मा के वालिदैन लंदन में मुकीम है। मुझे क्या मालूम था मेरी बेटी की मौत उसे पाकिस्तान में रोक रही है। कहाँ घूम रही हो? मेरे साथ पैकिंग करवाओ, परसों की फ्लाइट है। मैं नहीं जा रही। क्या मतलब? सब ठीक है ना? मैं यहीं पे कुछ दिन और रुकना चाह रही हूँ। लगता है दादी के यहाँ दिल लग गया है। हाँ, मैं भी काफ़ी टाइम के बाद लाहौर आई हूँ, तो कुछ टाइम रुक जाते। पापा से कहते हैं अगले हफ्ते की फ़्लाइट करवा दें। नहीं, मतलब मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली आप अकेले ही जाएं। मैं यहाँ कुछ दिन और रुकना चाह रही हूँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान इतना प्यारा है कि मेरा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ कुछ दिन और रुकूँ, और मैं कराची में रुकूंगी अपनी दोस्त के यहाँ। नहीं नहीं बेटा, लाहौर में तुम्हारे अपने हैं, यहाँ की बात अलग है, वहाँ नहीं। मामा, मेरी दोस्त है वहाँ पे, वो बहुत अच्छी है। वो आपको पता है, वो सोशल वर्कर है और वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, 24 साल की हो चुकी हूँ, ग्रेजुएट हूँ। आप मेरी फिक्र मत करें। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे इस बात की। इसीलिए तो आपकी हेल्प मांग रही हूँ। आपको याद है लास्ट टाइम जब मैं दुबई गई थी 3 हफ्ते के लिए, और किसने साथ दिया था मेरा? आपने। तो इस बार भी आप ये कहेंगी कि मैं दुबई में हूँ, कराची में नहीं। प्लीज़ 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 प्लीज़। देखो बेटा, कुछ ऐसा वैसा ना करना। नहीं होगा, आप मेरी फिक्र मत करें और तैयारी करें जाने की। मैं आपकी पैकिंग करवाती हूँ। बहुत संभल के रहना। जो बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत को हाथ में मिला दें, उनकी यादों को दफन कर देना ही बेहतर है। झूठ बोला था उसने मुझे, धोखा दिया था, और
तुम भी उस धोखे और झूठ में शामिल थी? तुम्हें सब पता था कि वो कहाँ रह रही है? मैं उसकी जिद के आगे चुप रही। तुम्हारी इसी चुप की वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल गई। पाकिस्तानी पुलिस ने फोन कर करके मेरी नाक में दम कर रखा है कि वो क्यों आई थी कराची, कहां और किसके साथ रह रही थी। क्या जवाब दूं मैं? बोलो, क्या जवाब दूं? हेलो जी, देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे कुछ इल्म नहीं है। आप मेरी बात सुनेंगे तो पता चलेगा ना। ठीक। वो यहाँ मेरे साथ ही रहती थी, अस्मा दोस्त थी मेरी। एक्चुअली लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में लंदन जाना हुआ मेरा, बस वहाँ ही मुलाकात हुई। एक्चुअली अस्मा पाकिस्तान में रहकर सोशल वर्क करना चाहती थी, इसलिए 1.25 माह पहले लाहौर से कराची आ गई वो मेरे पास। देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक बात वाज़ेह कर दूं, वो लड़की यहाँ आई ज़रूर थी, मगर ना तो हम इसका बैकग्राउंड जानते थे और ना ही इसके कत्ल से हमारा कोई लेना देना है, बल्कि हमें तो पता भी नहीं था वो कौन है और यहाँ क्या करने आई है। वो तो ये दरका की दोस्त थी। हम समझे 2-4 दिन यहाँ रुकेगी और चली जाएगी। उसने तो यहाँ डेरा ही जमा लिया। वो तो मैंने शोर मचाया। हम जवान जहान लड़की को यहाँ कैसे रख सकते थे अपने घर में? जी, भाभी को बहुत एतराज़ था उसका यहाँ रहने पर, तभी उसने करीब में ही पोर्शन ले लिया था किराए पर। हाँ तो सही एतराज़ था ना, तुम पे तो दोस्ती का भूत सवार था। देख लो, अब आज आ गई ना पुलिस घर पर। बीबी आप हमें बात करने दें। आप ये बताइए कि अस्मा उस घर में कब से रह रही थी और आपकी आखिरी दफ़ा उससे कब मुलाकात हुई? यही कोई 1 माह पहले। वैसे तो हम रोज़ ही मिला करते थे, हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपस में डिस्कस किया करते थे, लेकिन आखिरी बार 29 मई को रात 11 बजे तक हम लोग साथ में ही थे। एक साथ खाना खाया, फिर मैं घर वापस आ गई। अगले दिन जब सुबह उठी तो पता चला कि अस्मा का कत्ल हो गया। क्या आप लोगों ने सुबह के टाइम फायरिंग की आवाज़ सुनी थी? फायरिंग की? नहीं, फायरिंग की तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। क्यों फरिया? हाँ, वो हम लोग बहुत जल्दी सो गए थे रात में और हमारा एसी भी बहुत शोर करता है ना। फायरिंग की अगर आवाज़ आई भी होगी तो हमारे तक पहुँचनी नहीं। ठीक है, अभी हमारी तफ्तीश जारी है, अगर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम आएंगे आपको। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि तुमने एक जवान और अकेली लड़की को ये पोर्शन किराए पे कैसे दे दिया? अकेली? सर वो तो शादीशुदा थी, वो अपने शोहर के साथ ही आई थी पोर्शन किराए पे लेने के लिए। शादीशुदा? ये तुम क्या कह रहे हो? सर मैं ठीक कह रहा हूँ, वो अपने शोहर के साथ ही आई थी। उसके शोहर का नाम जहीर था, उसी ने अपने बैंक अकाउंट से एडवांस पेमेंट जमा कराई थी। और सर जहीर बता रहा था कि उसका सारा कारोबार लाहौर में है, वो ज़्यादातर वक्त वहीं गुजारता है, लेकिन सर वो 2-3 बार आता था हफ्ते में मिलने के लिए। लेकिन उसके वालिदैन ने तो इस बात का जिक्र नहीं किया। क्या तुमने उस लड़की का निकाहनामा देखा था? सर वो निकाहनामा तो नहीं देखा था। दरअसल बात यह है कि कोरोना की वजह से मेरे दोनों पोर्शन खाली पड़े हुए थे और मेरा बिजनेस भी मंदा था, तो मैंने छानबीन के बजाय फौरन उन्हें हाँ कर दी। यही तो होता है जल्दबाजी का नतीजा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास जहीर का टेलीफोन नंबर या शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी है? जी सर, एग्रीमेंट के साथ उसका शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी लगी हुई थी और उसका नंबर भी था, लेकिन
उसका नंबर बंद जा रहा है। अच्छा, कुछ तुम्हें अंदाजा है कि अस्मा से मिलने यहाँ पर कौन आता था? सर, तांग जांग करने की आदत तो नहीं है मुझे, मगर वो जरका आया करती थी उससे मिलने के लिए। एग्रीमेंट के वक्त भी वो साथ ही थी। तो क्या जरका जहीर को जानती है? सर, एग्रीमेंट के वक्त भी वो साथ ही थी। हमने तो उस बच्ची पे ही भरोसा किया था। क्या उसने आपको नहीं बताया? सर, मुझे लग रहा है कि लड़की अपनी भाई के सामने बात करने से कतरा रही है। मुझे लगता है कि उसकी भाई की अदम मौजूदगी में हमें उससे बात करनी चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम, चलो। हाँ, मैं ज़हीर को जानती हूँ। ज़हीर दोस्त है मेरा। हम लोग यूनिवर्सिटी में एक साथ ही पढ़ते थे। अच्छा, तो क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि अस्मा के साथ उसका क्या ताल्लुक था? अस्मा से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो सिर्फ अस्मा की मदद कर रहा था। अकेली नौजवान लड़की का इसका किराए पर पोषण लेना नामुमकिन है, और जो वुमेन हॉस्टल्स का हाल है उससे आप भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। इसलिए हमने अस्मा के शादीशुदा होने का ड्रामा रचाया। ज़हीर ने जो कुछ किया वो मेरे कहने पर किया। तो आपने इतनी बड़ी बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये बात आपने छुपा के क्यों रखी? कैसे बताती मैं? भाई और भाभी पहले ही मुझ पर बहुत गुस्सा थे। ये बात भी बता देती तो मज़ीद गुस्सा हो जाता है। ज़हीर का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने किराए पर जब पोषण ले रहे थे तो खुद को अस्मा का शौहर जाहिर किया। इसलिए वो कभी कभी उससे मिलने आता था ताकि किसी को कोई शक ना हो। बाकी ज़हीर बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, वो कत्ल कर ही नहीं सकता। कौन क्या कर सकता है ये फैसला करना आपका काम नहीं है। इस बात का फैसला हम करेंगे। आप सिर्फ हमें ये बताएं कि ज़हीर से आपका आखिरी दफ़ा रब्ता कब हुआ था? कुछ दिन की मसरूफियात की वजह से मेरा ज़हीर से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। हाँ, 29 मई को अस्मा की कॉल आई थी मुझे। उसने कहा कि ज़हीर मिलने आ रहा है और हम तीनों डिनर बाहर करेंगे। हम पूरा दिन इंतज़ार करते रहे लेकिन ज़हीर नहीं आया। फ़ोन किए लेकिन फ़ोन भी बंद जा रहा था उसका। 11 बजे तक इंतज़ार करने के बाद मैं घर वापस चली आई। बीबी, अगर आप ये बात हमें पहले बता देती तो हमारा इतना वक्त बर्बाद न होता। आपने हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया किया है। मुअज़्ज़म साहब, कैसे बाप है आप? आपकी जवान बेटी का कत्ल हो गया और आप हैं कि पुलिस के साथ तावन करने के लिए तैयार ही नहीं। अपना घर बार बिजनेस छोड़कर यहाँ पाकिस्तान आ गए हो और किस किस्म का ताउन दरकार है आपको? मुअज़्ज़म साहब, आप यहाँ आए हैं, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया आप। ये आपकी जिम्मेदारी थी। और अस्मा कत्ल केस के सिलसिले में हमें कई सवालात के जवाब चाहिए, लेकिन कोई है कि हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। देखें, मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे इल्म नहीं था कि अस्मा कराची में है और यहाँ किसके पास और क्यों मुकीम है। अब जब ये सारी तफसीलात सामने आई तो मेरा तो खुद सर शर्म से झुक गया है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो लड़का ज़हीर किसी बिजनेसमैन का बेटा है। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, ना मैं ज़हीर को जानता हूं और ना ही कभी जरका से मिला हूं। मेरी बीवी ने हमेशा अस्मा के बारे में मुझे अंधेरे में रखा, कुछ नहीं बताया उसने मुझे। हाँ, अच्छा, ज़हीर की लोकेशन का पता चल गया? ठीक है, तुम जल्दी से रेड की तैयारी करो। हरी अप। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे जरका का नंबर मिल सकता है? जरका का नंबर आपको मिल जाएगा। 24 साल अस्मा माज़म को 30 मई की सुबह 8 बजे कत्ल किया गया और उसकी लाश को सबसे पहले मालिक के मकान नासिर ने देखा। तो उस वक्त तकरीबन 9:15 बजे का टाइम था। जी, मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी इन्वेस्टिगेशन की। रिपोर्ट के मुताबिक घर से कोई चीज़ चोरी नहीं हुई, अलबत्ता मकतूला का सेल फोन गायब है। जी हाँ, हमने तफ्तीश शुरू की और जूं जूं हमारी तफ्तीश आगे बढ़ती गई तो हम पर कई इंकशाफ हुए।
सबसे बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि अस्मा ने ज़हीर की बीवी के तौर पर पोर्शन किराए पे लिया हुआ था, और उसके फ़ोन रिकॉर्ड से भी इस बात की तस्दीक होती है कि वो मुसलसल ज़हीर से राब्ते में थी। अस्मा की दोस्त जरका के मुताबिक ज़हीर उनके घर आने वाला था, मुकर्ररा वक्त पे पहुंचा नहीं, जिसके बाद जरका अपने घर लौट गई। हमारी तफ्तीश के मुताबिक मुलज़िम अगली सुबह घर पर आया, वो घर बेदाखिल हुआ और उसने अस्मा को कत्ल किया। उसको कत्ल करने के बाद वो वहाँ से फरार हो गया, लेकिन वारदात के तीसरे रोज़ हमने ट्रैक करके मुलज़िम ज़हीर को गिरफ्तार कर लिया। आपकी इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि मकतूला को 9 mm की पिस्टल से फायर करके मारा गया है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे ये पता चल रहा है कि मकतूला पर 2 मरतबा फायर किया गया, एक गोली उसके सर पर लगी और एक उसकी गर्दन पर। और जाए वारदात पर जो लाश की तस्वीरें खींची गई थी, उनको देखकर तो यही लगता है कि मकतूला गालिबन सो रही थी जिस वक्त उस पर फायर किया गया। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि वारदात करने के बाद घर को लॉक किया गया। अब मकतूला ने क्या मुलजिम के लिए दरवाज़ा खुद खोला था और जाते हुए वो दरवाज़ा लॉक करके चला गया, या उसके पास दरवाजे का एक्सेस था, घर की चाबियां उसके पास भी थी? क्या उसके पास से डुप्लीकेट कीज बरामद हुई हैं या मकतूला के घर की चाबियां उसके पास थी? घर की चाबियां तो घर पर ही मौजूद हैं। हमें शक है कि ज़हीर के पास डुप्लीकेट चाबियां थी। हम आलाए कत्ल के साथ साथ चाबियों की तलाश भी जारी रखेंगे। क्या मुलजिम ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया है और उसके पास कोई एलिबाई है कि वारदात के औकात में वो कहाँ था? उसने अभी तक एतराफ़ जुर्म तो नहीं किया, लेकिन वो अब हमें मजीद अजीब अजीब कहानियां सुना रहे हैं। बताओ, तो पूछना है साहब, बोल बता। देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरा अस्मा से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उसकी सिर्फ मदद कर रहा था और दिखावे के लिए वहां जाया करता था ताकि मालिक मकान को मुझ पर शक ना हो। मदद? वाह भाई वाह, क्या दर्द दिल रखने वाला आदमी है तू, शाबाश। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे और अस्मा के सेल फोन रिकॉर्ड तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं हमें। गुज़श्ता 1 महीने से अस्मा और तुम मुसलसल राब्ते में थे, और 29 मई की शाम को अस्मा ने तुम्हें फोन किया था या नहीं? बोलो। हाँ, की थी कॉल। डिनर पर इनवाइट किया था उसने मुझे, मगर मैं नहीं जा सका, तबीयत खराब थी मेरी, कोरोना के सिम्टम्स आ गए थे, आइसोलेशन में चला गया था, इसलिए फोन बंद कर दिया था। वाह वाह, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, बहुत अच्छी कहानी गाड़ी तूने। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं कि उस घर से हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले। तो मिले होंगे भाई, मैंने कब मना किया है आपको? मैं वहां जाता था तो फिंगरप्रिंट्स मिले होंगे, मगर मर्डर वेपन से क्या आपको मेरे फिंगरप्रिंट्स मिले? जाए वारदात से आपको मेरी फोन लोकेशन मिली? नहीं ना। तो आप लोग कितनी ही कोशिश कर लें मुझे इस केस में फंसाने की, मेरा बाप चुटकी बजाकर मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। ओए काके, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, अगर हम अपनी पे आ गए ना तो बहुत पछताएगा, समझा? बता। मुझे अकल का पाठ पढ़ाने के बजाय अगर आप लोग अपनी अकल इस्तेमाल करते तो उस फैसल को गिरफ्तार करके उससे पूछगछ कर रहे होते। फैसल? कौन फैसल? वाह भाई वाह, अब तू एक नई कहानी गढ़ रहा है हमें गुमराह करने के लिए। हाँ, ये कहानी नहीं, हकीकत है। मैंने खुद अस्मा को उससे फोन पे बात करते हुए देखा, झगड़ रहे थे दोनों पता नहीं किसी बात के ऊपर। पूछा मैंने तो रोने शुरू हो गई, कह रही है कि फैसल ने मुझसे शादी के वादे किए थे, फिर शादी नहीं की, तो उसी ने क्या होगा, कत्ल वतल मुझे पकड़कर बिठा दिया आप लोगों ने यहाँ। ये फैसल कौन? असल में ज़हीर कहानियाँ गढ़ रहे हैं। हमें अस्मा के फ़ोन रिकॉर्ड से कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि उसका किसी फैसल नामी लड़के से रब्ता था। अस्मा के फ़ोन रिकॉर्ड से हमें यही पता चला है कि उसका राब्ता अपने वालिदैन जरका और ज़हीर से ही था। अच्छा, अस्मा के सेलफोन रिकॉर्ड्स के अलावा उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स के इनबॉक्स भी चेक करें, व्हाट्सएप, फेसबुक के तमाम मैसेंजर्स चेक करें, उसमें भी किसके साथ राब्ते में थी। और दूसरा, उनके घर के आसपास की कोई सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है ताकि पता चल सके कौन आया गया इसके घर? उस गली में सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और अस्मा जिस घर में कत्ल हुई है वो घर उस सीसीटीवी कैमरे के एंगल में नहीं आता। सीसीटीवी फुटेज में घर दिखाई देना ज़रूरी नहीं है, गली में आने जाने वाले अफराद की शनाख्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिन औकात में वारदात हुई है, गोली चलने की आवाज़ आई है, उसके बाद या उससे पहले कौन उस गली से आया गया गुजरा, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, हम दोबारा उन फुटेज को चेक कर लेंगे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत
अगर कोई शख्स किसी ऐसे फर्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फर्द की जान को शदीद खतरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। अंकल आप? भाड़ में गया अंकल। सरकार, तुमने हमारे खानदान की नाक कटवा दी, बर्बाद करके रख दिया हमें। अंकल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बंद करो अपनी ये बकवास। मैंने उसके जहन में ये जहर भरा था ना, तुम्हारी शय पर वो यहाँ कराची आई और अपनी जिंदगी और इज्जत दोनों गंवा बैठी। अंकल देखिए, अब आप ज्यादा कह रहे हैं। इस तरह आप किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम्हें अंदाजा है, कुछ अंदाजा है तुम्हें कि इस वक्त मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं? एक तरफ मीडिया है और दूसरी तरफ पुलिस। मैं तो इन दोनों के दरमियान पिस कर रह गया हूं। मगर मेरी बद्दुआ है तुम्हें कि तुम भी एक दिन इसी कर्ब से गुजरो। और तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे घर पर आकर नहीं किया। अजीब आदमी, जो मुंह में आए कह दिया इसने। देखिए, पुलिस के पास ना तो मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह है। आज इनको जमानत मिली है, कल इसको रिहाई मिल जाएगी। एक बात इसके मुखालिफिन ज़हन नशीन कर लें, मेरे क्लाइंट का कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। मिस्टर ज़हीर, आप अपनी जमानत पर क्या कहेंगे? ये तो होना ही था। क्यों? जब ये वाकया पेश आया तो मैं इस वाकये से मीलों दूर था और पुलिस तो आला कत्ल भी बरामद नहीं कर सकी। मुझे यकीन है कि इस साजिश के पीछे मेरे डैड के बिजनेस राइवल्स का हाथ है और पुलिस भी इससे मिली हुई है। दरअसल बात कुछ यूं है कि मेरे क्लाइंट की शादी बिजनेस टाइकून आमिर चौधरी की बेटी से तय पाई। तब से इनके मुखालिफिन की नींदें उड़ गई। वो ज़बरदस्ती इसको इस केस में फंसा रहे हैं। एक दफ़ा ये केस हल हो जाए, उसके बाद मैं पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर हत्या के इज्जत का दावा कर दूंगा। ये बात ज़हन नशी कर लें कि इसके मुखालिफिन बच नहीं सकेंगे। बेटा, मैं मकतूला का लैपटॉप चेक कर रहा था। वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मैंने काफ़ी कोशिशें की लेकिन उसका पासवर्ड ब्रेक नहीं कर सका। मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट की मदद मिल सके। कुछ दिन में रास्ता निकल आएगा। ये मकतूला का लैपटॉप चेक करना बहुत ज़रूरी है। देखो, कातिल उस घर से सिर्फ एक ही चीज़ साथ लेकर गया है और वो है अस्मा का सेल फोन। अब डेफिनेटली उस सेल फोन में या तो कोई ऐसी तस्वीर हैं या वीडियोस हैं जो कातिल लोगों से छुपाना चाहता था। अगर मकतूला के लैपटॉप का पासवर्ड ब्रेक हो जाए तो उसमें हम उसके जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो चेक कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर है वो हम अगर लैपटॉप पर भी इस्तेमाल करके देख लें तो हो सकता है हम रिट्रीव कर सकें वो तमाम तस्वीरें या वीडियोस। लेकिन मैडम, ज़हीर की ज़मानत के बाद पुलिस की तो सारी तफ्तीश फैसल की सिमत मुड़ चुकी है। हाँ, लेकिन ज़हीर की सिर्फ ज़मानत हुई है, कोई केस से बरी तो नहीं हुआ ना। अभी भी वो मेन सस्पेक्ट है। और जहाँ तक फैसल की बात है तो वो तो पुलिस शुरू में ही कह चुकी थी कि वो कोई फर्जी शख्सियत लगती है। अस्मा के तो सेलफोन रिकॉर्ड्स वगैरह से नहीं पता चलता कि फैसल नामी कोई शख्स था उसकी ज़िंदगी में जिसके साथ वो राब्ते में थी। फिर भी हम ज़हीर की इस बात को तस्दीक करने के लिए कोशिश करते हैं कि फैसल नामी शख्स को ढूंढें। तुम अस्मा की फैमिली और उसकी दोस्त जरका से एक बार दोबारा मिलो, पूछो उनसे कि क्या वो फैसल नामी किसी शख्स को जानती थी। ठीक है। मैं किसी फैसल को नहीं जानता। कौन है ये शख्स? उसे तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हमें शक है कि आपकी बेटी के कत्ल के सिलसिले में फैसल का ज़रूर कोई न कोई ताल्लुक है। कमाल करते हैं आप इंस्पेक्टर साहब। अब लकीर पीटने से क्या फ़ायदा? मुलजिम की ज़मानत हो गई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता फिर रहा है, विक्ट्री के निशान बना रहा है, और आप अब फैसल की तलाश में लग गए। मुझे तो नहीं लगता कि आप इस मामले में संजीदा हैं।
संजीदा तो आप भी नहीं है मिस्टर मुअज्जम। आपने किसी मरने पर भी इस केस में संजीदगी का इजहार नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि आप इस केस पर मिट्टी डालकर इसे सिरे से ही दफनाना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने तो जितना आपको ताउन दरकार था मैंने अपना ताउन दिया है, पर मैं फैसल को नहीं जानता कि कौन है ये बंदा। आज तक मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। वाकई में मैं सच बता रहा हूँ आपसे। ओके, मैं कुछ देर में आपको कंफर्म करती हूँ। सॉरी, एक्चुअली शायद नेटवर्क इशू होगा। आप मुझे लैंडलाइन पर कॉल कर लीजिएगा। जी ओके। मास्टर चाहती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल मैं फैसल के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था। क्या आप जानती हैं उसे? फैसल? नहीं, मैं जानती तो नहीं हूँ सर। हाँ, एक बार देखा था मैंने उसे। अच्छा, कहाँ देखा था? यही कोई 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं अस्मा के घर गई थी तो। रुको फैसल। अस्मा, ये कौन था? कोई नहीं, वो फैसल है। ये पापा की कंपनी में जॉब करता था। कराची आया हुआ था, ऐसे ही बस मुझसे मिलने आ गया। तो तुम बता। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया था? कुछ नहीं, ऐसे ही शायद कोई बात करने आया होगा। तुम इतनी गर्मी में खड़ी हो बाहर, चलो अंदर चलते हैं, बहुत गर्मी है। तुम्हें पता है तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। चलो। अच्छा, वालिद की फर्म में काम करता हूँ। लेकिन अस्मा के वालिद ने हमसे तो ऐसे किसी शख्स का जिक्र नहीं किया। एक्चुअली मुझे जितना अस्मा ने बताया मैं तो बस उतना ही जानती हूँ, लेकिन फैसल जो है वो अस्मा के पास फेसबुक पर भी ऐड है। एक बार कमेंट ज़रूर देखा था मैंने। अगर मज़ीद आप कोई ख़बर जानना चाहते हैं तो फेसबुक से आप जान सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो जरका के मुताबिक फैसल एक फर्जी शख्सियत नहीं थी, बल्कि अस्मा वाकई में उसको जानती थी। जी बिल्कुल मैडम, ये कराची में ही मुकीम है और तमाम सोशल मीडिया साइट पे फैसल और अस्मा एक दूसरे से कनेक्टेड थे और एक दूसरे को फॉलो भी कर रहे थे। इंटरेस्टिंग। और अगर फैसल और अस्मा के वालिद मुअज्जम खान का आपस में ताल्लुक़ इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर तो फैसल और मुअज्जम खान दोनों पर शक किया जा सकता है। और पुलिस तो वैसे भी मुअज्जम खान को शक की नज़र से देख रही है। इंस्पेक्टर साहब का तो कहना है कि मुअज्जम खान उनकी तफ्तीश में रुकावटें डाल रहा है बजाय हेल्प आउट करने। समझा नहीं मैं। खैर देखते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चलता है। वो अस्मा के लैपटॉप का क्या बना? पासवर्ड ब्रेक हुआ? मैडम उम्मीद है 1 आध दिन में हो जाएगा और इसी असना में पुलिस फैसल तक पहुंच चुकी होगी। बहरहाल कुछ सवालों के जवाब तो लैपटॉप का पासवर्ड ब्रेक होने के बाद मिलेंगे, लेकिन कुछ सवाल इस क्राइम सीन से भी कनेक्टेड हैं जिनके जवाब बहुत ज़रूरी हैं। मैं समझा नहीं। देखो, जरका का कहना है कि वो उस रोज़ 11:30 बजे तक अस्मा के साथ थी और फिर वो अपने घर वापस आ गई थी। और मालिक मकान नासिर का कहना है कि उसने सुबह 8 बजे के करीब गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे भी यही पता चलता है कि मकतूला की मौत सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान हुई। अब अहम सवाल ये है कि रात 11:30 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक अस्मा के साथ क्या हुआ और उसके साथ घर में कौन मौजूद था? शायद कोई नहीं। किचन में मौजूद रखी एक गंदी प्लेट और साइड टेबल पर रखा एक गिलास। इससे तो ये साबित होता है कि अस्मा उस रात अकेली थी। कातिल सुबह घर में दाखिल हुआ और उसने अस्मा पर फायरिंग कर दी। लेकिन सवाल फिर ये भी तो उठता है ना कि जरका ने गोलियां चलने की आवाज़ क्यों नहीं सुनी? उसका घर तो बहुत करीब था अस्मा के घर से। मैडम उसका कहना है कि वो उस वक्त सो रही थी। और ये एक ऐसा बयान है जिसकी तस्दीक मुमकिन नहीं है। आप जरका पर शक कर रही हैं, मगर वो तो रात लौट आई थी और सुबह उसको घर में दोबारा दाखिल होने के लिए चाबियों की ज़रूरत पड़ती और यकीनन अस्मा ने तो उसके लिए दरवाज़ा खोला नहीं होगा, क्योंकि आपके कहने के मुताबिक अस्मा को
सोते हुए कत्ल किया गया था, तो वो बेडरूम से उठ के कैसे दरवाज़ा खोल सकती थी? हाँ, लेकिन जरका को घर की चाबियों की ज़रूरत तो उस वक्त पेश आती ना अगर वो दोबारा घर में दाखिल होने की कोशिश करती। अगर हम एक लम्हे को ये फ़र्ज़ कर लें कि जरका उस रात 11:30 बजे अपने घर वापस नहीं गई बल्कि अस्मा के घर ही ठहर गई थी, तो फिर बहुत से अहम सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब मारे नहीं, आप मेरी बात तो सुने। मैं बता रहा हूँ, सच बता। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? जो मैं बता रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ मैं। ये बता कि मुअज़्ज़म खान के लिए तू कब से काम कर रहा है? मुअज़्ज़म खान? मैं तो इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानता। अच्छा, वही मुअज़्ज़म खान अस्मा का बाप। हमें शक है कि मुअज़्ज़म खान के कहने पर तूने अस्मा का कत्ल किया। बोल। मेरी अस्मा सिर्फ खाली फेसबुक फ्रेंड थी और जिस वक्त मुझे पता चला वो कराची आई है तो मैं उससे मिलने के लिए वहाँ गया, पर मेरी मुलाकात काफ़ी मायूस कुन रही। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो उसको एक ज़हीन और एक होशियार लड़की समझ रहा था, लेकिन वो तो एक साजिश रखने वाली और प्लानिंग करने वाली लड़की थी। वो किसी को ब्लैकमेल करना चाहती थी और मुझसे जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाने का उसने कहा। किसको ब्लैकमेल करना चाहती थी पता है तुम्हें? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब उससे मिला तो काफ़ी मायूस हो गया और वहाँ से मैं चला गया। उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिला मैं उससे। और जिस दिन उसका कत्ल हुआ है अस्मा का, उस दिन मैं अपने घर पे मौजूद था अपने एले खाना के साथ। अगर आप चाहें तो मालूम कर सकते हैं। वो तो हम उनसे पूछ ही लेंगे, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे एले खाना की गवाही की अदालत में कोई हैसियत नहीं है, समझे? मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप चाहे मालूम कर लें किसी से भी। सर मुझे मौका दे, देखिए ये कैसे मानता है। इंस्पेक्टर साहब, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स और तस्वीर हैं जिनको हासिल करने के लिए कातिल ने अस्मा को कत्ल किया और फिर उसका सेलफोन चोरी किया। क्योंकि अगर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और तस्वीर पब्लिक हो जाती तो मुल्ज़िम की इज्जत तो दागदार हो जाती। और आप ठीक कह रही थी मैडम, इस कत्ल में मुल्जिम को जरका की मदद हासिल हुई। बहुत चालाक लड़की है, इसने इन्वेस्टिगेशन की हर स्टेज पर पुलिस को गुमराह किया। ये उस रात 11:30 बजे अपने घर वापस नहीं गई, ये अस्मा के घर ही ठहरी थी। और क्योंकि जरका के भाई और भाभी उस रोज़ जल्दी सो गए थे, इसलिए वो इस बात की तस्दीक कर ही नहीं सके कि ये कितने बजे अपने घर वापस आई थी। और इसी ने कातिल के लिए सुबह दरवाज़ा खोला था अस्मा के घर का। मगर मैडम इसने मुल्जिम को इन्फॉर्म कब किया होगा? फ़ोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो किसी भी मरहले पर इसका और मुल्जिम का राब्ता हुआ ही नहीं है। क्योंकि इसने यहाँ पर भी चालाकी का मुजाहरा किया है। जरका बीबी, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। फोन रिकॉर्ड ये साबित करते हैं कि आपने अस्मा के घर जाने से पहले फार्म हाउस पे 10 मिनट लंबी कॉल की थी, जहाँ पर ज़हीर ठहरा हुआ था। ओए, बात सुन, तेरे साथ हमने बहुत तावन कर लिया, लेकिन अब हमसे तावन की कोई उम्मीद न रखना। तेरे लिए अब बेहतर यही है कि सच सच बोल दे, वरना सच गुलवाना हमें अच्छी तरह आता है। हाँ, ये सच है कि अस्मा को मैंने ही कत्ल किया, मगर इसकी वजह भी वो खुद ही थी। वो बहुत शातिर और चालाक लड़की थी, जाली निकाहनामा और तस्वीरों की बुनियाद पर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने तो उसकी मदद सिर्फ जरका के कहने पर की थी, जबकि हम सिर्फ मियाँ बीवी बनने का दिखावा कर रहे थे, मगर उनके सर पर तो इश्क का भूत सवार हो गया। शादी के लिए जोर डालना शुरू कर दिया मुझ पर। मैंने जब इनकार किया तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
मैं कैसे कर सकता था उससे शादी, जबकि मैं और ज़रका शुरू से एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो निहायत ज़िद्दी और खुदसर लड़की थी। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि दोस्ती के चक्कर में मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जब ज़हीर ने उसे रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया तो मेरे पास ज़हीर का साथ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। 29 मई की रात को जब उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया तो वो सिर्फ मेरा फ़ैसला जानना चाहती थी। धमकियाँ दे रही थी वो मुझे। मैंने सोचा इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं लाहौर से सीधा अपने फार्म हाउस गया, अपने दोस्त से गैर लाइसेंस शुदा असला लिया, अपना फ़ोन बंद कर दिया और फिर लैंडलाइन नंबर से ज़रका से रब्ता किया। हमारा यही मंसूबा था कि रात में अस्मा के साथ ही गुजारूंगी ताकि उसे कोई भी इंतहाई कदम उठाने से रोक सकूं। और फिर क्या हुआ? देखा तुमने? नहीं आया वो घटिया इंसान, नंबर भी ऑफ किया हुआ उसने मुझसे झूठ बोला है। मैं तुम्हें बता रही हूँ वो झूठा है, एक नंबर का झूठा इंसान है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। तुम देखना, ये सारी तस्वीरें और ये निकाहनामा मैं अपलोड कर दूंगी सोशल मीडिया पे। अस्मा प्लीज़ इतनी जल्दबाजी नहीं करो। मेरी बात हुई थी तुम्हारे फ़ोन से, उसने वादा किया था आने का। तुम देखना वो लाजमी आएगा। कहीं कोई हादसा ना पेश हो गया। हादसा? तुम इसे हादसा कह रही हो? हादसा तो अब पेश आएगा, तुम देखना। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। प्लीज खुद को संभालो वो यार। मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। तुमने समझा? हाँ तुम सुन रही हो ना? वो सिर्फ मेरा है। वो आएगा, मैं तुमसे कह रही हूँ। प्लीज खुद को संभालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है इस तरह। क्या हो गया अस्मा? प्लीज संभालो यार। अच्छा तुम रिलैक्स हो, पानी पियो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम रिलैक्स हो, मैं आती हूँ। मैंने कॉफ़ी में नींद की गोलियाँ मिला दी और अस्मा सुकून की नींद सो गई। फिर मैंने अपनी मौजूदगी की तमाम निशानियाँ मिटा दी और फिर ज़हीर का इंतज़ार करने लगी। फिर मैं सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचा तो फिर ज़रका ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और फिर ज़रका वहाँ से चली गई थी और फिर मैं बेडरूम में गया और फिर मैंने उसके ऊपर फायर कर दिया, जबकि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैं बहुत मजबूर था। बेशक अस्मा ने तुम लोगों के साथ जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन बदले में तुम लोगों ने जो कदम उठाया वो संगीन जुर्म है। अगर उस वक्त तुम पुलिस से रब्ता कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, तारिक, ले चलो इनको, ले जाओ। वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और हालात और वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अस्मा मौज़ूम का कत्ल ज़हीर ने किया, जिसमें उसे अपनी दोस्त ज़रका की मावनत हासिल थी। इस कत्ल का मोहरिक अस्मा की ब्लैकमेलिंग थी, मगर कानून को अपने हाथ में लेकर मुल्ज़िम ने एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। लिहाजा ये अदालत दोनों मुल्ज़िमान को ज़ेर दफ़ा 302/34 के तहत उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।